हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट। इससे एक या दो क्वेश्चन आप मान करके चलो, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी से, ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन का सेट आप इससे मान करके चलो। प्रॉब्लम जनरली इससे कंसेप्चुअल रहता है और हल्का फुल्का न्यूमेरिकल आप मान लो, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जैसे रोटेशनल मोशन में हमें अच्छा खासा तैयार करना पड़ा था। इसके अंदर अगर हम अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आज मैंने काफ़ी सारे थ्योरेटिकल पॉइंट रखे हैं और थ्योरी भी बड़ी अच्छी है, ठीक है ना। वो अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें जिनसे हमारे कंसेप्चुअल बनते हैं, और अगर हम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इसके अंदर प्रैक्टिस कर लें जैसा आज हम करने वाले हैं, तो हमारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एग्जाम के अंदर हमें दिक्कत नहीं आएगी और जो इससे दो क्वेश्चन आते हैं वो 100% सही हो जाएंगे। अब आप टेस्ट के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना, जैसे मैं हर बार बोलते आ रहा हूँ, और प्रैक्टिस शीट लगा लेना, तो चैप्टर आपका पूरा वेल अप टू डेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के अंदर हम लोग पहले बेसिक थ्योरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो जनरल थ्योरी है फेज 1 में आपने पढ़ी हुई है, वो भी यहाँ मैंने रखी हुई है, एक बार रिवाइज कर लो। देखो, सरफेस टेंशन, अच्छा कई बार ये पूछ लेते हैं किस वजह से राइज करती है, तो सरफेस टेंशन का मेन रीजन होता है कोहेसिव फोर्स, जो कि एक्ट करती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। एडहेसिव फोर्स होती है मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसमें जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लिक्विड की मेम्ब्रेन, एक लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थ्योरेटिकल मैंने रखा है जो शायद आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी, अभी नहीं, आगे चल के सस्पेंस खत्म करूंगा, अभी बस खाली सुनो। अब अगर हम इस मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करती है, और एडजस्ट करते वक्त ये क्या होती है, मेम्ब्रेन थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें, इक्विलिब्रियम ऑफ नीडल वगैरह के सवाल इसके अंदर बनते हैं, तो 2TL cos थीटा इक्वल्स टू mg, और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के आसपास हो, यानी अगर हम पता करना चाहें मैक्सिमम वेट ऑफ नीडल, तो इक्वेशन बन जाएगी 2TL इक्वल्स टू mg। इसी तरीके से अगर हम नीडल को पुल करना चाहें, ठीक है ना, एक स्ट्रेट नीडल को पुल करना चाहें, तो एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, वो होगी 2TL की, ठीक, अदर देन वेट, ये मैंने बताया आपको। अब अगर डिफरेंट शेप्स हम लोग लें, तो फेज 1 में मैंने आपको डिफरेंट शेप्स के कई सारे डायग्राम दिए थे या उनके सिंपल फॉर्मूले लिख दिए, तो बस आपको उन शेप की लेंथ पुट करते जानी है, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एक रिंग के ऊपर निकालोगे तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2πr, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 4πRT। स्क्वायर फ्रेम होगा तो साइड उसकी हो जाएगी टोटल कितनी, 4a इंटू 2 करेंगे हम लोग, तो वो बन जाएगा 8AT। इसी तरीके से आप देख लो, हॉलो डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है और स्क्वायर प्लेट है, तो इनकी फोर्सेस हमें सीधे सीधे पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है वर्क डन। क्योंकि लिक्विड का सरफेस मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, तो जब हम लिक्विड के सरफेस का एरिया चेंज करते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है, और उस वर्क डन की वैल्यू होती है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। अगर हमें फिल्म दे रखी होगी तो इसमें दो एरियाज होते हैं, वो मैंने आपको फेज 1 में बताया था, यहाँ पर भी क्वेश्चन है उसका, तो हमें 2 लेना पड़ेगा, ठीक है ना, 2T डेल्टा A, ये ध्यान रखना आप। इसी तरीके से सोप बबल होगा, उसके अंदर भी दो फिल्म्स होती हैं, ठीक है ना, तो हमें वहाँ पर भी एरिया दो सरफेसेस का लेते हुए चलना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर आता है कि अगर हम एक बड़ी ड्रॉप को कई सारी छोटी ड्रॉपलेट के अंदर ब्रेक करें, तो वर्क डन कितना लगेगा, तो वो हम T इंटू डेल्टा A से निकालेंगे। इस पर मैंने 2-3 तरीके के सवाल रखे हुए हैं, राइज इन और टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर के भी हैं। अच्छा, अगर टेम्परेचर राइज कब होगा और फॉल कब होगा, तो जब एक बड़ी ड्रॉपलेट छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती है, तो एनर्जी क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है, जिस कारण टेम्परेचर फॉल कर जाता है। कन्वर्स प्रोसेस, मतलब छोटी ड्रॉपलेट बड़ी ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट होती है, तो एनर्जी रिलीज होती है और टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो ms डेल्टा T के बराबर रख करके हम राइज और फॉल इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर भी प्रॉब्लम आपको दिखेगा। ओके, सिमिलरली एक्सेस प्रेशर अगर हम निकालें, तो जैसे ये हमारे पास कोई ड्रॉप है या बबल ले लो, ये हो गया इंटरनल प्रेशर और ये हो गया एक्सटर्नल प्रेशर। तो सिंगल सरफेस के लिए इंटरनल माइनस एक्सटर्नल का जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो होता है 2T/R, और अगर ये दो सरफेसेस हो जाएंगे जैसे सोप बबल के अंदर होता है, तो यही रिजल्ट बन जाएगा 4T/R। इस पे आपका एक हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का मज़ेदार सा सवाल है, मजे आएंगे उसको डिस्कस करने में। अच्छा, फिर आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो, तो लिक्विड क्या करता है, राइज करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल रहता है। कोहेसिव ज़्यादा हो, एडहेसिव कम हो, तो फिर ऑब्ट्यूस एंगल रहता है, यानी सरफेस कॉन्वेक्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, कॉन्केव शेप, लिक्विड राइजेज अप, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, कॉन्वेक्स शेप, लिक्विड फॉल्स डाउन, 90 डिग्री है, प्लेन शेप, लिक्विड नाइदर राइजेस नॉर फॉल। तो ये सिंपल थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो अब ये जो
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर इफेक्ट है ना, यहाँ बड़े ज़बरदस्त कंसेप्चुअल बनते हैं और 3 से 4 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, जब तक आपने पढ़े हुए नहीं एग्जाम में उल्टा आंसर करके आ जाओगे। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना, यानी मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगती है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन अराइज होती है, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रैंडमनेस बढ़ेगी तो कोहेसिव फोर्स कम होगी, यानी सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगी। और जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है यानी कॉस थीटा सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन होता है। तो पॉइंट ध्यान से सुनना, सरफेस टेंशन कम हो गई तो कॉस थीटा सी बढ़ गया, कॉस बढ़ गया तो एंगल कम होगा, उल्टा प्रोसेस है। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, cos theta c increases and theta c decreases। अब इसी तरीके से इसमें हम लोग देखते हैं इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट होता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इम्प्योरिटी देखो जनरली 2 तरीके की हम लोग इसके अंदर लिक्विड के अंदर ऐड कर सकते हैं। एक सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो मतलब ऑब्वियसली उसके साथ घुल मिल जाए, जैसे वाटर के अंदर आपने सोडियम क्लोराइड डाला तो वो होगी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अगर इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज अगर हम उसके अंदर ऐड करें या पार्शियली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऐड करें तो इफेक्ट अलग होता है। इसी तरीके से वाटर प्रूफिंग और वाटर वेटिंग एजेंट, इन दोनों का भी इफेक्ट यहाँ पर अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो दोनों, इन चारों को हम बेसिकली समझते हैं। सबसे पहले जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है ना, जैसे NaCl आपने वाटर के अंदर डाला, सॉल्युबल इम्प्योरिटी आपने ऐड करी, तो ऐसा होने से कोहेसिव फोर्स बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी तो कॉस थीटा सी कम हो जाएगा और थीटा सी बढ़ जाएगा। तो पॉइंट ध्यान से सुनना चाहिए, लिख लेना, आपके काम आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज सरफेस टेंशन बढ़ाती हैं, सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉस घटेगा एंगल बढ़ेगा। तो सीधे बोलो जैसा सरफेस टेंशन होगा वैसा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो फिर से सुनो, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज से सरफेस टेंशन बढ़ेगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। पार्शियली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज से, या हम बोलें कि वाटर प्रूफिंग एजेंट्स भी हम इनको बोल सकते हैं, जैसे ऑयल हो गया, वैक्स हो गया, तो ये वाटर प्रूफिंग हो गया, वाटर के अंदर डालने पर ये इसमें मिक्स नहीं होते, ठीक है ना। तो वाटर प्रूफिंग या पार्शियली सॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, सरफेस टेंशन को कम कर देती हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी कम हो जाता है। सिंपल फंडा। इसी तरीके से अगर आप देखो वाटर प्रूफिंग तो मैंने बता दिया, वाटर वेटिंग एजेंट्स, ठीक है ना, यानी जो वाटर के साथ मिक्सअप हो जाते हैं ईजिली, तो वाटर वेटिंग एजेंट्स भी आप बोल सकते हो। वाटर वेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे, सरफेस टेंशन बढ़ाएंगे, सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। तो अब सारे पॉइंट एक साथ फिंगर टिप पे लिख लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, ठीक है ना, चेक कर लो। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा। सॉल्युबल इम्प्योरिटी डालने से सरफेस टेंशन बढ़ेगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डालने से सरफेस टेंशन कम होगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा। वाटर क्या नाम है इसका, प्रूफिंग एजेंट्स के साथ सरफेस टेंशन कम होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। तो आई थिंक अब तो सारे के सारे फंडे आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस टेंशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम मिलेगा, गलत मत करना, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये पेटेंटेड फार्मूला हमारा जो कैपिलरी राइज का होता है 2t cos थीटा बाय r रो जी, आई थिंक ये आता ही होगा। इस पर भी अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। चलो अब चलते हैं आगे। हाँ देखो, अब प्रॉब्लम का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड के टाइम दूंगा। तो पहला प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो विद इन 30 सेकंड। पहला ही बहुत अच्छा है, आप सोच सोच के पागल हो जाओगे इसके अंदर। तो आई थिंक इसमें इस पहले प्रॉब्लम में मैं रोकता हूँ इसको। नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत से बच्चों के ए भी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, सब भर भर के तुक्के मार रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। देखो तरीका ये है, जब वाटर मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल बल्क से सरफेस तक आता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट में आता है। अट्रैक्टिव यानी आप थोड़ी देर के लिए मान लो कंजर्वेटिव फोर्सेस। जब भी कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में हम वर्क डन करते हैं तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, सरफेस एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि वो अगेंस्ट द अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी सरफेस पर आने पर इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, सिंपल सा फंडा है। एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सरफेस मॉलिक्यूल
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है कि कोई लिक्विड का सरफेस उसे अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है। जो भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा उसकी एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगी, हाई होगी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो 2-3 एक्सप्लेनेशन हैं जिनके बेसिस पर सब एक ही चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि सरफेस तक आने पर सरफेस एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मॉलिक्यूल रीचेज द सरफेस अगेंस्ट द अट्रैक्शन फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आप इस प्रॉब्लम पर आओ, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं, नहीं इसके लिए सिर्फ 20 सेकंड। सुनो और जल्दी से जवाब दो। तो आई थिंक आ ही गया, इसमें तो 20 सेकंड की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बता ही दिया था आपको। तो सरफेस टेंशन इज मेनली ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, लिक्विड लिक्विड सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है उसकी वजह से जनरेट होती है सरफेस टेंशन। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ये मैं कह रहा था आप इसमें अटक जाओगे, चलो करो आप इसको। थर्टी सेकेंड ही है सिर्फ इसमें। तो मैं इसको रोक रहा हूं। आप सोच रहे हो सर कहाँ से ढूंढ के ये सब प्रॉब्लम ले आए कि इतना मज़ेदार थ्योरेटिकल है कि जनरली हम लोगों से इसका आंसर देते नहीं बन रहा। देखो इसी तरीके मैंने पहले ही बोला आपसे, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है ना। और ये खाली यहाँ 11th में नहीं आता, पता नहीं कहाँ तक तो इसकी रिसर्च चलती रहती है। तो इसलिए इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बन सकते हैं थ्योरेटिकल। अब मेरी कोशिश यही है ज़्यादातर आप यहाँ पर कवर कर लो। तो सुनो, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और लिक्विड सरफेस में क्या डिफरेंस है। जब हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड सरफेस बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अलग चीज़ होती है और बिहेव एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अलग चीज़। बिहेव क्यों करता है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर एडजस्ट कर लेता है और थोड़ा सा अपने आप को यूं करके अंदर की तरफ अलाइन कर लेता है। अब क्या लिक्विड सरफेस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, नहीं होता, वो बिहेव करता है। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और लिक्विड सरफेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो ये एक मतलब ऐसी चीज़ है जो अगर आपने सुनी है तो आपका आंसर सही होगा, और अगर आपने नहीं सुनी लगाते रहो तो कि आपका सही नहीं होना। तो सुनना, जो मेन डिफरेंस है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और लिक्विड सरफेस का, वो ही है लिक्विड सरफेस, ठीक है ना, जो सरफेस टेंशन जनरेट करता है वो एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है ना। आप कितना भी बड़ा लिक्विड का सरफेस ले लो, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है, ठीक। जबकि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खिंचे हुए मेम्ब्रेन, जितना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है ना, वो एरिया के हिसाब से वेरी करेगा। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और लिक्विड सरफेस में ये डिफरेंस होता है कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एरिया डिपेंडेंट होती है, लिक्विड सरफेस का सरफेस टेंशन एरिया डिपेंडेंट नहीं होता। ये बातें बड़ी कम पता होती हैं अगर आपने डेप्थ तक पढ़ा हो। वैसे इतना ज़रूरत नहीं, टीचर को ही बताना होता है बेसिकली। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लो, अच्छे तरह दिमाग में सेट कर लो इस चीज़ को कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो कैसे आंसर करना है। तो ऑप्शन ढूंढते हैं, लिक्विड सरफेस हैज अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट बट स्ट्रेच मेम्ब्रेन डज नॉट। ये तो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ये पॉइंट आया इंटरेस्टिंग, पता होगा तो आएगा। एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रेच मेम्ब्रेन डज, यानी स्ट्रेच मेम्ब्रेन की टेंशन एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बट जो सरफेस टेंशन होती है वो डिपेंडेंट नहीं होती। तीसरा, सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एरिया, तो एरिया पर डिपेंड ही नहीं करती, तो इंक्रीज कहाँ से करेगी। सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, तो ये तो अभी भी मैं बता करके हटा, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी राइट आंसर को ढूंढ सकते थे, पर दो जगह पर फंसते, इसमें और इसमें। कि आप ये सोचते सरफेस टेंशन एरिया डिपेंडेंट होती है या नहीं होती, अगर आ जाता क्लिक कर जाता नहीं एरिया डिपेंडेंट नहीं होती, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक कर लेते। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था ये, इसका राइट आंसर बी है। ओके, फिर से आपके सामने दो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, एक थ्योरेटिकल है और एक आई थिंक ये शायद न्यूमेरिकल है। चलो देखते हैं, फिलहाल आप पहले को अटेम्प्ट करो, 30 सेकंड का टाइम है। तो सिंपल है, मैंने अभी थ्योरी में एक्सप्लेन किया ही था आपको।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ, आई थिंक आ गया आपका आंसर। तो अगर लिक्विड की ड्रॉप कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप जनरेट करती हैं तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, टेम्परेचर राइज करता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, और ये प्रॉब्लम आपसे कह रहा है ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 45 सेकंड तक का टाइम है, अटेम्प्ट करो। आई थिंक आ ही गया होगा, बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला बेस्ड है न्यूमेरिकल। तो मैं इसको रोक दे रहा हूँ यहाँ पे, इतनी देर बहुत है इसके लिए। तो आपको वर्क डन निकालना है जब एक सोप बबल को डी डायमीटर से 2D डायमीटर में ले जाया जाए। क्योंकि सोप है तो एरिया हमें दो सरफेसेस का लेना पड़ेगा, तो ट्वाइस मैंने पहले ही बाहर लगा दिया। फाइनल एरिया हो गया 4 पाई फाइनल रेडियस का स्क्वायर जो कि डायमीटर का आधा यानी डी स्क्वायर, माइनस इनिशियल तो 4 पाई d/2 का होल स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काम खत्म। तो नीचे 4 आ गया, 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और आई थिंक हमारे पास इसमें आंसर जो बचेगा वो बचेगा 6 पाई डी स्क्वायर टी। तो 6 पाई डी स्क्वायर टी इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन जब हम एक सोप बबल का डायमीटर डी से 2D में चेंज करते हैं। न्यूमेरिकल आसान है, न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आती। कुछ एक खास न्यूमेरिकल है जो मैं कराऊंगा जो जनरली स्टूडेंट्स के गलत होते हैं, वो लेंदी तरीके से करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें मजा आएंगे। फिलहाल पहले आप इसको अटैम्प्ट करो। अब देखो ये तो बहुत ही कॉमन टाइप का न्यूमेरिकल है, आपको 100% आना चाहिए। 45 सेकेंड। और इस फॉर्मूले को रटने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो बिना दिक्कत के। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का, और हर बच्चे को ये प्रॉब्लम ज़रूर आना चाहिए। ये कह रहा है सेवरल स्फेरिकल ड्रॉप, कितनी हमें नहीं पता, उन ड्रॉप्स का रेडियस स्मॉल आर है, जब वो कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाती है तो रेडियस कैपिटल आर है। तो देखो आर, आर और एन, कैपिटल आर, स्मॉल आर और एन, इनमें से दो चीज़ गिवन होती है, तीसरी गायब कर देता है। तो पहले वो तीसरी चीज़ निकालने का इंतजाम वॉल्यूम कंजर्वेशन से कर लो। तो n इंटू छोटी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना। यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया जो अननोन था, यानी स्मॉल n इक्वल्स टू आर क्यूब बाई आर क्यूब। अब वर्क डन की वैल्यू हमें पता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो रिलीज हो रही है तो हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। अच्छा, बात चल रही है स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड की, तो सिंगल सरफेस होगा, कोई 2 एडिशनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब एरिया जो होता है वो किसका ज़्यादा होगा, एरिया जो होता है जब ड्रॉपलेट्स अलग अलग होती हैं तो वो एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने लिबरेटेड पहले ही लिख दिया, तो हम जो एनर्जी का रिजल्ट लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए। अब देखो कैसे, तो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें आप जो अननोन है, जो n है, उसको पुट कर दो, बाकी कॉमन निकाल लो। तो 4 पाई टी, n की वैल्यू डाल दी कैपिटल आर क्यूब बाय आर क्यूब आर स्क्वायर, सॉरी इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप इसमें से कैपिटल आर क्यूब को भी बाहर निकाल लो, तो 4 पाई आर क्यूब टी टाइम्स यहाँ बचेगा 1 बाय स्मॉल आर माइनस 1 बाय कैपिटल आर इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिलीज। तो ऑप्शन देखो 4 पाई आर क्यूब टी, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, फिर आपके सामने दो न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे। पहला प्रॉब्लम 45 सेकेंड का टाइम। ऐसा प्रॉब्लम जो है ना 2000 आई थिंक 16 में आया हुआ था, तो करो इसको अटेम्प्ट।
तो मेरे ख्याल से आ गया होगा इतनी देर में, ज़्यादा देर का ये प्रॉब्लम नहीं होता, तो इसको मैं रोक रहा हूँ। देखो ये कह रहा है रेक्टेंगुलर फिल्म, मैंने बताया ना फिल्म जहाँ भी होती है वहाँ हमेशा 2 लेयर्स रहेंगी, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ये बोल रहा है लिक्विड की फिल्म 5/3 सेंटीमीटर है और बाद में इसका साइज 6/5 कर दिया जाता है, वर्क डन इतना होता है, सरफेस टेंशन बता दो। तो फिल्म है तो 2 लगाओ, टी, फाइनल एरिया, फाइनल 6 5 जा 30, इनिशियल एरिया 5 3 जा 15, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4, सही है। वर्क डन की वैल्यू डाल देते हैं, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू 2 इंटू टी इंटू यहाँ बचा 15 इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया, सरफेस टेंशन का वैल्यू 10 की पावर -4 उड़ा दो और 30 हो गया, 1/10 आ गया, तो 0.1 जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर, कुछ भी आप इसमें यूनिट लिख सकते हो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो आप ये न्यूमेरिकल देख रहे हो, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए भी आपके पास 45 सेकंड का टाइम है, करो अटेम्प्ट। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट ये न्यूमेरिकल है, पर जनरली ऐसा कम मिलता है न्यूमेरिकल, तो आप एक बार अटेम्प्ट करो, हो जाएगा ये। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो अभी अभी हम लोगों ने कंसेप्चुअल में सीखा था, क्योंकि कंसेप्चुअल में सीखा हुआ है इसलिए आपको ज़्यादा शॉक नहीं लगेगा, जिसने नहीं सीखा हुआ उसको थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। ये कह रहा है एक तरफ हमने कैम्फर डाल दिया, अब कैम्फर वाटर के अंदर डिजोल्व तो नहीं होता, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा। पार्शियली सॉल्युबल बोलो या इनसॉल्युबल बोलो, वो क्या करते हैं, अभी हमने थ्योरी में देखा ही था, सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो ये कहता है एक साइड की सरफेस टेंशन कितनी है, 45 डायन पर सेंटीमीटर, दूसरे तरफ की सरफेस टेंशन है 50 डायन पर सेंटीमीटर। तो ये जो टूथपिक है ना, इस पे बता दो कितनी नेट फोर्स लगेगी। देखो अगर दोनों तरफ सरफेस टेंशन सेम होती तो इधर साइड फोर्स लगता है TL और इधर साइड लगता है TL और दोनों कट पिट करके बराबर हो जाते हैं, नेट फोर्सेस पे 0 हो जाती। बट एक तरफ सरफेस टेंशन अलग है, एक तरफ सरफेस टेंशन अलग है, तो नेट फोर्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी T1 माइनस T2 टाइम्स L। तो थोड़ा सा डिफरेंट न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल जनरली आप कम देखते हो, ठीक है ना। तो T1 माइनस T2 टाइम्स L, T1 अच्छा, और हमें जो फोर्स निकालनी है दैट मस्ट बी इन डायन, तो हम किसी यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते, सारे CGS में चलने देते हैं। T1 माइनस T2 तो 50 माइनस 45 तो 5 डायन पर सेंटीमीटर, एंड टूथपिक का लेंथ कितना दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, आंसर आ गया 30 डायन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो मुश्किल नहीं था बट थोड़ा सा डिफरेंट था, ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं आगे। ये आपका एक्स्ट्रा फोर्स का प्रॉब्लम है, 45 सेकंड आपको इसमें टाइम दिया। तो आई थिंक आ गया है आप लोगों को इसका आंसर। और कुछ बच्चों का गड़बड़ हो रहा होगा ना, तो बताऊं किस लिए हो रहा होगा, यूनिट कन्वर्जन की वजह से, बताता हूं। देखो तो इसको रोकते हैं। ये बोल रहा है कि एक नीडल है जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, मिनिमम फोर्स इन एडिशन टू इट्स वेट, यानी अदर देन वेट हमें निकालनी है जो नीडल को निकालने के लिए पानी से चाहिए। तो उस एक्स्ट्रा फोर्स की वैल्यू होगी 2TL, ठीक है। वैल्यू डालते हैं, ट्वाइस सरफेस टेंशन 7.2, यूनिट देखो न्यूटन पर सेंटीमीटर। अब दो चॉइस है, या तो यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या लेंथ को ही सेंटीमीटर में डाल दो। तो बेस्ट चॉइस क्या है, लेंथ को जैसा है वैसा डाल दो। तो 2.5 सेंटीमीटर, तो ये गया ऑटोमेटिकली न्यूटन में आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 5 और 2 10 और 5 से 35 36 न्यूटन।
कि एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी नीडल को बाहर निकालने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम में आप प्रॉब्लम को कर सकते हो, कोई लेंदी प्रॉब्लम नहीं होते। ओके लो फिर से दो थ्योरेटिकल आ गए, 30 सेकंड का टाइम फर्स्ट में। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपका, ये सिंपल है कंसेप्चुअल। ये कह रहा है दो सोप बबल्स हैं, ठीक है ना, बबल ए इज लार्जर देन बी, नाउ दे आर ज्वाइंड बाय अ ट्यूब। तो अगर हम दो बबल्स को ट्यूब से ज्वाइन करें तो क्या होगा, एक बड़े रेडियस का है ए वाला और बी वाला छोटे रेडियस का है। देखो बबल के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो होता है 4T/R, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो जिसका रेडियस कम होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर का फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। तो इसमें प्रेशर हाई होगा तो यहाँ से एयर इसमें जाएगी, यानी छोटा बबल और छोटा होगा और बड़ा वाला बबल और बड़ा होगा। तो इसमें हमें ऑप्शन में देखना है कि ए बड़ा बबल है तो वो उसका साइज और बड़ा होगा, तो बबल ए बिकम्स मोर लार्ज, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट है। और चेक कर लेते हैं, बबल बी बिकम्स मोर लार्ज गलत है, बोथ द बबल एक्वायर सेम साइज गलत है, बोथ द बबल विद गेट बस्टेड भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल, नेक्स्ट जो कंसेप्चुअल देख रहे हो अटेम्प्ट करो। तो कॉनकेव शेप कब होगा, ठीक है ना, हमें वो बताना है। 30 सेकंड ही है आपके पास। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो जैसे ये हमारे पास कंटेनर है, ये कॉनकेव शेप हो गया। तो कॉनकेव शेप कब होता है, जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो सॉलिड लिक्विड को अपनी तरफ पकड़ करके खींच लेता है, उसका शेप कॉनकेव हो जाता है और लिक्विड जनरली कैपिलरी में राइज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा। और सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स होता है तो उस वक्त कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, एडहेसिव फोर्स कम होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक कंसेप्चुअल है राइज और फॉल का। तो आई थिंक आपको आना चाहिए, एडहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड द कंटेनर इज ग्रेटर दैन द फोर्स ऑफ कोहेसिव बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, ऑप्शन डी करेक्ट। चलते हैं आगे। ये आपके दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल, 45 सेकंड का टाइम पहले में। तो आई थिंक ये आ ही गए, इसको तो 45 सेकंड की भी ज़रूरत नहीं, रोक ही देते हैं। देखो ये कह रहा है दो बबल्स हैं, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो उनके कॉमन सरफेस का रेडियस आपको बताना है। तो ये जो कॉमन सरफेस है ना, इस कॉमन सरफेस का हमें रेडियस निकाल के देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ठीक है ना। और वैसे भी आप निकाल सकते हो डायरेक्ट ही, यहाँ का प्रेशर P1 ले लो, यहाँ का प्रेशर P2 ले लो, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 4T/R कॉमन, और P1 की जगह आप पुट कर दोगे 4T/R1 और P2 की जगह पुट कर दोगे 4T/R2। ऑब्वियसली यही रिजल्ट आ जाएगा, R कॉमन का यही फॉर्मूला बनेगा। तो ऊपर आ गया हमारे पास R1 R2 दैट मीन्स 20, R2 माइनस R1 1, तो कॉमन सरफेस का रेडियस हो गया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हो इसके लिए भी 45 सेकेंड।
तो आई थिंक आ जाना चाहिए, मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो हम इसमें पहले रिजल्ट बना लेते हैं। देखो एक्सेस प्रेशर किसकी बात चल रही है, सोप बबल होता है 4T/R यानी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट वो मांग रहा है कि वॉल्यूम, ठीक है ना, तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट इज टू सेकेंड, तो हमें वॉल्यूम का रेशियो निकाल करके देना है, एक्सेस प्रेशर का रेशियो हमें दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम रेडियस को वॉल्यूम से एसोसिएट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट 4/3πr³ होता है, दैट मीन्स रेडियस का क्यूब प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, तो रेडियस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 1/3, तो हम ये कह सकते हैं एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 1/3। ये हो गया हमारा डायरेक्टली हमने एक्सेस प्रेशर को वॉल्यूम से एसोसिएट कर दिया। अब ये बोल रहा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ अदर, तो डेल्टा P1 की वैल्यू 3 टाइम्स डेल्टा P2 है। अब आप पुट कर दो और यहाँ से आपको वॉल्यूम का रेशियो निकाल करके देना है, तो इसकी जगह आ गया 1/V1 की पावर 1/3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1/V2 की पावर 1/3, और यहाँ से V1/V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3 का क्यूब, ठीक है ना, क्यूब कर दिया तो 1/27, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ओके ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं कह रहा था ना, ये नया प्रॉब्लम है फिर आपके लिए। आप इसको अटैम्प्ट करो, आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। इसके 2 रास्ते होते हैं, एक लेंदी और एक शॉर्टकट मैं आपको दूंगा, इसका करो अटैम्प्ट। बहुत कम स्टूडेंट्स का जनरली ये रिजल्ट आता है, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर तो आता भी नहीं, सोचते रह जाते हैं कंसेप्ट क्या लगाएं। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ। देखो इसको पहले एक बार प्रैक्टिकली फील लेते हैं इसकी। जैसे वो नहीं होता ड्रॉपर, आई ड्रॉपर ले लो, ठीक है ना, आप उसको इन्वर्ट करो तो उसमें से क्या होती है, ड्रॉप बनती चली जाती है, टपकती तो नहीं है, ठीक है ना। तो सेम सीन वैसा है। ये कह रहा है कि एक टैंक के अंदर हमने 2 होल कर दिया, अब 2 करो या 10 करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। नहीं फ़र्क थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, बट सरफेस टेंशन जब तक जिंदाबाद है तब तक तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके तो ये कह रहा है कि बताओ कितनी हाइट तक हम उसमें लिक्विड फिल कर सकते हैं कि लिक्विड उसमें से निकलना आना शुरू हो जाए। तो इस खेल का पूरा इंटरेस्टिंग पैटर्न ये रहा। तो मैंने यहाँ पर ये एक सर्कुलर होल, 2 सर्कुलर होल आपके टैंक के अंदर दिखा दिए। ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप इस तरीके का सवाल एग्जाम में आने पर हड़बड़ाओ नहीं। तो अब क्या हुआ, हमने इसमें पानी फिल कर दिया, ये रहा लिक्विड। ये लिक्विड यहाँ से लिक्विड ड्रॉप की शेप में बाहर जाना शुरू होगा, सही है। ये मैंने लिक्विड ड्रॉप निकाली जैसे ड्रॉपर के अंदर निकलती है, सिमिलरली ये लिक्विड ड्रॉप यहाँ पे निकाल दी, राइट। अब क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। जनरली इसमें 2 कंसेप्ट लोग लगाते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट ये लगाते हैं, ये हाइट वो h ले लेते हैं, ठीक है ना, इतने लिक्विड का वेट, समझ गए आप मेरी बात, वो नीचे की तरफ एक्सर्ट कराते हैं, ऊपर ये सरफेस टेंशन के फोर्स लगाते हैं, बैलेंस करते हैं, तब रिजल्ट लाते हैं, कई किलोमीटर लंबा जाता है। मैं आपको सिर्फ एक लाइन का तरीका देता हूँ, सुनो। यहाँ का प्रेशर हम P1 ले लेते हैं, सही है, बाहर का प्रेशर P0 हो गया। ध्यान से देखना बेटा, ये मस्त तरीका है, आप एक लाइन में सवाल उड़ा दोगे। यहाँ का प्रेशर भी P0 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रेशर डिफरेंस वाला फ्लूइड मैकेनिक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, P1 - P0 इक्वल्स टू h ρg। और सिमिलरली यहाँ पर हम लिक्विड ड्रॉप वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P1 - P0 इक्वल्स टू 2T/R। समझ गए आप मेरी बात, दोनों प्रेशर डिफरेंस सेम कर देते हैं, हमारा रिजल्ट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये ड्रॉप ब्रेक हो गई तो ऑब्वियसली लिक्विड वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो दोनों प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस कर देते हैं। तो एक तरफ का प्रेशर डिफरेंस h ρg, एक तरफ का हो गया 2T/R, और आप देख लो सिंगल लाइन का ये रिजल्ट हो गया। mg को अगर आप उससे कंपेयर करते ना, कई देर तक आप सवाल करते रहते, तब जाके आपका ये रिजल्ट बनता। तो h ρg इक्वल्स टू हो गया हमारा 2T/R। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब यहाँ से हम हाइट की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। तो हाइट की वैल्यू होगी 2T/R ρg,
बिल्कुल देख लो आप, कैपिलरी वाला फॉर्मूला ही लग रहा है। तो आई थिंक आगे से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये एच और कुछ नहीं, वो हाइट ऑफ एसेंट ही हो गई एक तरीके की, ठीक है ना। तो आपको अगर हाइट निकालनी है तो लो, सुपर शॉर्टकट बन गया। हाइट निकालने का फॉर्मूला वो कैपिलरी का फॉर्मूला है 2T/r ρg। अच्छा, अब क्या करते हैं बेटा, हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। सरफेस टेंशन हमें दे रखी है 75 डायन पर सेंटीमीटर, तो CGS में ही सारे यूनिट पुट करते हैं। तो 75 ऊपर आ गया। रेडियस हमें डायमीटर दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻1, ये कन्वर्ट हुआ सेंटीमीटर में बाय 2, ये हो गया रेडियस। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी की जगह 1000 हमने पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 और 2 बन गया 4 इंटू 75, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। आप यहाँ आया 10⁻⁻2 जो कि यहाँ से कट गया, नीचे बचा 10, तो ऊपर आ गया 300, नीचे आ गया 10, फाइनल रिजल्ट आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इतनी हाइट तक हम उसके अंदर लिक्विड को फिल कर सकते हैं जब तक लिक्विड उसमें से ड्रॉप आउट होना शुरू ना हो जाए। तो ऑप्शन ए करेक्ट। मज़ेदार था, उससे बढ़िया हमारा तरीका था, और उससे भी बढ़िया अगर ये तरीका आपके सेट हो गया, एग्जाम में आ गया, तो हमें 4 नंबर दे के जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। आपके सामने फिर से एक छोटा सा कंसेप्चुअल कम न्यूमेरिकल, 45 सेकंड का टाइम। मेरे ख्याल से तो 30 सेकंड में भी आपका ये आ जाना चाहिए, कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। तो मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। देखो, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें लिक्विड 2 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है। हम उस ट्यूब को टिल्ट करते हैं, तो ये रही ट्यूब। अगर आप ट्यूब को टिल्ट करो तो लिक्विड जिस वर्टिकल हाइट तक भरा जाता है, ठीक है ना, वो हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड उसी हाइट तक रहता है। ऑब्वियसली लेंथ पर फर्क पड़ेगा। अब आपने वर्टिकल से यानी यहाँ से थीटा एंगल पर टिल्ट किया, तो ये थीटा हो गया। तो अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगा लो, तो कॉस थीटा हो गया h/l के बराबर। तो l की वैल्यू हमारे पास आ गई h/cos थीटा, ठीक है ना। दिस इज द लेंथ ऑफ वाटर इन ट्यूब, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन ट्यूब, हाइट नहीं लेंथ है, ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। हाइट हमें दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री से हमने टिल्ट किया था, आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो वाटर विल राइज टू अ लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर इन कैपिलरी ट्यूब, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो सिंपल सा था बट कंसेप्चुअल था। चलते हैं आगे। हाँ, ये आपका फिर से एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम आपके इसमें लगना चाहिए। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ यहाँ पे, आपका इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखो, एक यू ट्यूब है और इसके दोनों लिम्स के डायामीटर्स हमें अलग अलग दे रखे हैं। तो एक तरफ अलग डायामीटर और एक तरफ अलग डायामीटर, तो इस तरीके से ले लेते हैं। तो जहाँ डायामीटर ज़्यादा होगा वहाँ एसेंट कम होगा, जहाँ डायामीटर कम होगा वहाँ एसेंट ज़्यादा होगा। तो ये हाइट h1 ले लो, ये हाइट आप h2 ले लो, आपको दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो h1 - h2 फॉर्मूला लगाया 2t, और क्योंकि वाटर ही फिल कर रहा है तो हम उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट नियरली 0 डिग्री लेते हुए चलते हैं। अगर नहीं दे रखा तो आप उसको कंप्लीट वेटिंग का केस लेते हुए चल सकते हो। तो 2T/ρg कॉमन निकल गया, 1/r1 - 1/r2 यहाँ बच गया। अब रिजल्ट हमें दे रखे हैं CGS में, तो हम सारी चीज़ें CGS में पुट करते हैं। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन हो गई 60, डेंसिटी होगी 1, ग्रेविटी हो गया 10⁻³ 10 मत पुट कर देना गलती से, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना।
रेडियस, तो फर्स्ट ट्यूब का रेडियस हो गया 0.2 मिलीमीटर, ठीक है ना, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻1 जो कि ऊपर जाके हो गया 100/4, सही है, सॉरी 100/2 गलती होती है अभी। दूसरे का हो गया 100/3, ठीक है, 100 को बाहर निकालो, उड़ा दो इधर से, तो बाहर आ गया 12 डिवाइडेड बाय 6, फाइनल रिजल्ट आ गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर के आसपास हमें मिल रहा है इसके अंदर डिफरेंस इन हाइट, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब कहोगे 2.04 है तो 9.8 ले लो, 980 लेके काम चला लो, पर हम ठीक है आइडिया लगाना था, इतने से हमारा आइडिया परफेक्ट लग रहा है। चलते हैं आगे। अब आता है देखो विस्कोसिटी का थ्योरी, तो पहले इसको हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन में न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कोसिटी देखते हैं, फिर इसमें भी जबरदस्त कंसेप्चुअल है। देखो न्यूटन्स फार्मूला फॉर विस्कोसिटी ये कहता है दो लेयर्स के बीच में लगने वाली जो विस्कस फोर्स होती है उसका फॉर्मूला ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स होता है। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो मैं इसको करेक्ट करके लिख देता हूँ। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, जहाँ इस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, एसआई यूनिट इसका पॉइजली होता है, ठीक है ना, सीजीएस यूनिट इसका पॉइज होता है, तो एक पॉइजली 10 पॉइज के बराबर होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट पॉइजली और सीजीएस यूनिट पॉइज, तो कई लोग ये सब पॉइजली का शॉर्टकट ही पॉइज है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पॉइजली अपना जो है एसआई सिस्टम में आता है और पॉइज जो है वो सीजीएस सिस्टम में आता है, ओके। या फिर आप डेकापॉइज भी बोल सकते हो इसको एसआई यूनिट को, तो न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर और डेकापॉइज और पॉइजली, ठीक है। तो ये इसके एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए, और अगर आप इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो एक 10 पॉइज के बराबर करके आप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर वैसे सारा लिखा हुआ है, तो 1 डेकापॉइज इक्वल्स टू 10 पॉइज। अब आते हैं कंसेप्चुअल पर, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, दोनों बड़े ज़बरदस्त हैं इसके कंसेप्चुअल। अगर पता है तो टेक होगा, नहीं पता है तो नेगेटिव होएगा। तो देखो टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड के ऊपर कैसे विस्कोसिटी डिपेंड करती है, तो यहाँ दो बातें आती हैं, लिक्विड और गैस, यहीं पर बनते हैं कंसेप्चुअल। लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी का डिपेंडेंस कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, ठीक है ना। जितनी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कोहेसिव फोर्स कम होती है, कोहेसिव फोर्स कम होती है तो ऑब्वियसली विस्कोसिटी भी कम होगी। तो लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है। गैसेस की विस्कोसिटी वो डिपेंड करती है डिफ्यूज़न। तो जब एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में डिफ्यूज़न ऑफ गैस होता है तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूज़न बढ़ता है, इसलिए विस्कोसिटी बढ़ती है। तो दो अलग अलग कंसेप्ट हमारे पास आए। फ्लूइड के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि कोहेसिव फोर्स कम होती है, ठीक है ना। पूरा लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास ये मज़ेदार तरीके से। टेम्परेचर ऑफ गैस अगर हम बढ़ाएं तो वो रेट ऑफ डिफ्यूज़न के ऊपर डिपेंड करता है विस्कोसिटी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूज़न का रेट बढ़ता है, इसलिए विस्कोसिटी बढ़ता है। तो लिक्विड में कम होता है, गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो ये तो पहला दो अलग अलग रिजल्ट हमारे पास रहा, एक का बढ़ता है और एक का कम होता है। अच्छा, इसी तरीके से प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंस आप देखोगे तो लिक्विड में और गैसेस में दोनों में बिहेवियर अलग अलग है। देखो द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाने से विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ता है, बट गैस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उसका प्रेशर बढ़ने से विस्कोसिटी चेंज नहीं होता। तो दोनों बातें अच्छी तरीके से लिख लेना, एग्जाम में अगर आती होंगी तो ही टिक होगा वरना नेगेटिव होएगा, ये ध्यान रखना है, ओके। बाकी अब हमारे रूटीन वाले फॉर्मूले हैं, जैसे पॉइजलीज फॉर्मूला, ये हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप बताता है, तो फॉर्मूला सिंपल पाई डेल्टा पी R4/8 टाइल। तो इसमें रेट के हम लोग प्रॉब्लम कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा विस्कस फोर्स, तो ये स्टोक्स लॉ हो गया, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब लिक्विड कॉलम के अंदर फॉल करता है वी वेलोसिटी से, तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है वो हो गया 6π/RV। अब टर्मिनल वेलोसिटी तब आती है जब ड्रॉप के ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट ρ/σmg, साथ में लगने वाला विस्कस फोर्स और नीचे लगने वाला mg एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। इस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही है, यहाँ से हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R² के, ठीक है ना।
तो मैं यहाँ पर कुछ बातें लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। जब वेलोसिटी टर्मिनल होती है तब विस्कस फोर्स, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल हो गया, देखो कहाँ गया, 6 पाई ईटा, ये तो कांस्टेंट हो गए, तो प्रोपोर्शनल हो गया आर इंटू वी के। वी की जगह हम ये डाल देते हैं, तो विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो गया, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। सही है, तो बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे इन चीज़ों को आपस में एसोसिएट करके। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। अच्छा, इसी तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और हम जानते हैं रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप का क्यूब वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं रेडियस प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1/3, तो रेडियस स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वी जहाँ पर वॉल्यूम है की पावर 2/3। इस पे भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है जो मैं अभी कराऊंगा। रेनॉल्ड्स नंबर ये बताता है कि भाई यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है कि फ्लो जो है वो लैमिनर है या फिर टर्बुलेंट है, इसके बारे में बताता है। तो बेसिक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है ρVd/η, ठीक है ना, और ये रेंज आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं प्रॉब्लम पर। तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, सिर्फ 20 सेकेंड है, करो। तो मेरे ख्याल से सुनते ही कर लोगे क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है। तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ, आई थिंक इसको तो हम रोक ही देते हैं, तो सबको पता ही है। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या करेगी, कोएसिव फोर्स को टेम्परेचर बढ़ाएं तो कोएसिव फोर्स कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो गैसेस इंक्रीजेज एंड लिक्विड डिक्रीजेज, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल आ रहा है, भाई आप अटेम्प्ट करो खुद। 45 सेकंड दिए मैंने आपको। तो आई थिंक आ गया होगा, जस्ट अभी मैंने इसका रिजल्ट बताया था तो मैं इसको रोक दे रहा हूँ। देखो, अब ऑब्वियसली हम जब विस्कस फोर्स निकालेंगे तो किसी जनरल वेलोसिटी पे तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हर वक्त तो वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो हम मान के चल रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर चुका है, तो विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये आर क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गया, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। तो विस्कस फोर्स वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होती है, ठीक है ना। तो अब तो बच्चों वाला सवाल है, तो पहले वॉल्यूम v था, बाद में वॉल्यूम 2v हो गया, तो बाद की फोर्स F2 ट्वाइस ऑफ F के बराबर हो गई। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, सिंपल रिजल्ट था, ठीक है ना, बट एसोसिएट करना आना चाहिए। चलते हैं आगे। तो ये आपका फिर से विस्कस का प्रॉब्लम है, लगाओ। 45 सेकंड तक का टाइम है, 30 से 45 सेकंड, ज़्यादा नहीं लेना टाइम इसमें। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आपका आ जाना चाहिए। सिंपल प्रॉब्लम है। तो हमें ये पता करना है कि अपर प्लेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वो फोर्स का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपोजिंग टू विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर ही लगानी पड़ेगी। तो ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ईटा बेटा हमें कितना दे रखा है, ईटा की वैल्यू कहाँ गई, 20 पॉइस, CGS में चल रहा है, चलने दो। तो 20 पॉइस, फोर्स का यूनिट CGS में डायन आ जाएगा, ठीक है ना। एरिया कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही जाने दो। डेल्टा वी, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू हमें दे रखी है, ओके, ये हमें देखना पड़ेगा।
प्लेट ऑफ एरिया इतना है सेपरेटेड फ्रॉम अनदर प्लेट बाय 1 मिलीमीटर थिक लेयर, तो 1 मिलीमीटर तो डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है ना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इतना फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द अपर प्लेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो डेल्टा वी की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और नीचे डेल्टा एक्स आ गया 1 मिलीमीटर, दैट मीन्स 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आई थिंक 100, 2000 आ गया, तो 2000 डाइन का फोर्स हमें चाहिए होगा अपर प्लेट को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कराने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखो, ये भी आपका किसका प्रॉब्लम है, टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड दिए इसमें। तो मेरे ख्याल से अब टर्मिनल वेलोसिटी के तो आपके अभी की थ्योरी पढ़ के ही बहुत आराम से सवाल हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं होते इसके अंदर। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। ये बोल रहा है टू ड्रॉप ऑफ सेम रेडियस आर फॉलिंग थ्रू एयर विद स्टेडी वेलोसिटी ऑफ इतना, इफ़ टू ड्रॉप कोलिस मतलब कंबाइन कर गई तो टर्मिनल वेलोसिटी बता दो कितनी होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं, तो ट्वाइस इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, जब बड़ी ड्रॉप बनी तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये यहाँ से गया और रिजल्ट मिल गया ट्वाइस आर क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल आर क्यूब। चलो, अब पहले की जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो प्रोपोर्शनल थी स्मॉल आर स्क्वायर के, बाद की टर्मिनल वेलोसिटी वी टी डैश प्रोपोर्शनल है कैपिटल आर स्क्वायर के। अब आप दोनों का रेशियो ले लो, तो पहले की टर्मिनल वेलोसिटी 5, बाद की हमें निकालनी है स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। अब इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ से स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की वैल्यू हमें मिल गई विच इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1/3 होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 2 की पावर 2/3 इक्वल्स टू वी डैश, तो वी डैश की वैल्यू आ गई, अब देखो 2 का स्क्वायर वो हो गया 4 और 1/3 का मतलब क्यूब रूट, तो 5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं आगे। ये आपका पॉइसलीज इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, आप इसको अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। तो आई थिंक आ गया कई बच्चों का। आप देख रहे हो ये चैप्टर मतलब सिंपल चैप्टर है और बहुत आराम से आप इसके न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जिसको वो क्यू बोल रहे हैं का फॉर्मूला हो गया पाई डेल्टा पी R4 बाई ए डिटाइल। प्रेशर हेड सेम है, मतलब डेल्टा पी का वैल्यू सेम है, 8 ईटा सेम है, पाई सेम है, तो हम ये कह सकते हैं क्यू प्रोपोर्शनल टू R4/L। तो क्यू बाय क्यू डैश इक्वल्स टू R1/R2 होल टू द पावर 4 टाइम्स L2/L1। अब ये क्या कहना चाह रहा है वो आप क्वेश्चन में पढ़ लो। कहता है रेडियस कहाँ गया, रेडियस इज हाफ्ड, तो R2 इज R1/2, तो ये बनेगा 2 की पावर 4 एंड लेंथ इज डबल्ड, यही है ना, हाँ। इफ लेंथ इज डबल्ड तो L2 2L1 हो गया, तो एक 2 और आ गया, तो ये बन गया 32, 2 की पावर 5 यानी 32। तो क्यू डैश की वैल्यू आ गई Q/32। तो बहुत ही सिंपल हो गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं जनरली, अब छोड़ के आने वाले तो नहीं होते ये प्रॉब्लम। इसको आप अटेम्प्ट करो, 45 सेकेंड। तो इसमें आपको टर्मिनल वेलोसिटी को मास से एसोसिएट करना है।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो कुछ भी हौच पौच वे में नहीं करना आपको, बहुत सिंपल है, एसोसिएट करो उसके बाद आप रेशियो लेकर के प्रॉब्लम उड़ा दो। ये जनरली प्रॉब्लम का ट्रेंड रहता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये बोल रहा है कि लेड बॉल है जिसका मास m है, टर्मिनल वेलोसिटी v है। तो पहले देखिए मास से कैसे एसोसिएट होगी, तो टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू हो गया r स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हो गया v की पावर 2/3, v यहाँ वॉल्यूम हो गया। अब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, डेंसिटी तो सेम ही है क्योंकि पहले भी लेड की बॉल है बाद में भी लेड की बॉल है। तो हम ये कह सकते हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जगह मास आ गया, तो m की पावर 2/3। ओके देखते हैं, तो v1/v2 इक्वल्स टू m1/m2 का पावर 2/3। ओके, तो पहले का टर्मिनल वेलोसिटी v है, बाद का हमें निकालना है। पहले का मास m है, बाद का मास 8m है, तो 1/8 की पावर 2/3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 8 स्क्वायर हो गया 64 और क्यूब रूट लोगे तो 4 आ जाएगा। तो v2 की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 4 टाइम्स v1 या 4v हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सिंपल होते हैं। आप जो इसमें परेशान हो गया, लगा ही पड़ा पूरा टर्मिनल वेलोसिटी का किलोमीटर के हिसाब से फॉर्मूला लगाने में, उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। आप इस तरीके के सिंपल प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर लो, फेज़ 1 वाले कर लो, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। हाँ, इसको अटैम्प्ट करो अगेन 45 सेकेंड। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, सिंपल वे है। देखो ये बोल रहा है अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m डेंसिटी d1 ड्रॉप्ड इन अ बीकर फिल्ड विद ग्लिसरीन। तो ये ग्लिसरीन के अंदर फॉल कर रहा है विद टर्मिनल वेलोसिटी और हमें विस्कस फोर्स निकालनी है। तो पहला तरीका हुआ 6 पाई ईटा RV। तो ईटा दे नहीं रखा, आर दे नहीं रखा, तो क्यों 6 पाई ईटा RV लगाएंगे, फोर्स बैलेंस है हम उसे निकाल लेंगे। तो नीचे लगा mg, ऊपर लगा अपथ्रस्ट रो बाई सिग्मा mg, साथ में लग गया विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स एक्सेलरेशन 0 हो गया, बैलेंस करा हमने, विस्कस फोर्स आ गया mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अब रो लिक्विड की डेंसिटी हो गई, सिग्मा सॉलिड की डेंसिटी हो गई, जैसी दे रखी है वैसे ही पुट कर देते हैं। तो mg 1 माइनस रो यानी लिक्विड की डेंसिटी। पहले देखो ये d1 आपको दे रखा है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो नीचे आ गया d1। और लिक्विड की डेंसिटी आप देखोगे तो वो आपको दे रखी है d2, ये हो गई डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, तो यहाँ पर आ गया d2 हमारे पास। तो फॉर्मूला हो गया mg 1 माइनस d2/d1, ऑप्शन बी करेक्ट। मज़ेदार था, सिंपल था, बट काम का था, ठीक है ना। अब इसमें से जैसा भी आए वो आप ज़रूर अटैम्प्ट करके आना, छोड़ के बिल्कुल मत आना। चलते हैं आगे। अब आता है इलास्टिसिटी का पोर्शन। ये तो बड़ा मज़ेदार है। इसके अंदर जो मैंने ट्रिक आपको जो बताई थी फेज़ 1 वाली, वो सेम एज इट इज़ यहाँ काम करेंगी। तो चलो पहले एक बार बेसिक थ्योरी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो इलास्टिसिटी की थ्योरी बड़ी सिंपल है, वो मैंने जैसे आपको फेज़ 1 में बताई थी ना, जो अपन उस शॉर्टकट से चलते हैं, बिल्कुल वही रास्ता हम यहाँ फॉलो करेंगे। भूल जाओ इतनी सारी कहानी। यंग मॉडल्स का जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसके एंड पर आपने F की फोर्स लगा रखी है, इस फोर्स को क्या बोलोगे, इस फोर्स को हम बोलेंगे, ये कैसी फोर्स है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, लेंथ के पैरेलल लग रही है, ठीक है ना। या आप इसको बोल सकते हो नॉर्मल फोर्स भी, क्योंकि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रही है। तो इसकी वजह से डेवलप होती है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है ना। तो स्ट्रेस तो हो गया सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स जो होनी चाहिए वो रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, वायर को अपने वापस से नॉर्मल शेप और साइज में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब मान लो अगर एक्स का एलोंगेशन आता है, तो आप कोई यंग मॉडल्स का तरीका नहीं लगाओ, आपको मैंने सिखाया हुआ था वायर को पकड़ो स्प्रिंग बनाओ, ठीक है ना, दैट्स इट। तो वायर एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी, एफ का फॉर्मूला हो जाएगा kx, जहाँ k को हम बोलेंगे YA/L, ठीक है। अब इससे आप वायर का ऑसिलेशन भी करा सकते हो, जो मर्जी चाहिए वो आप सवाल लगाओ। वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला हमारा हाफ kx²। तो पूरा यंग मॉडल्स हम इन्हीं रिजल्ट से उड़ाने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। दूसरा मॉडल्स मैंने सिखाया था शेयर मॉडल्स, ठीक है ना। शेयर में क्या था, टिल्टिंग ऑफ फ्रेम होता था इस तरीके से, तो जितने एंगल पर फ्रेम टिल्ट हो जाता था, इसमें जो हम फोर्स लगाते थे
ये फोर्स होती थी टेंजेंशियल फोर्स होती थी सरफेस के, हम लोग टेंजेंट में लगाते थे, इससे फ्रेम की थोड़ी सी टिल्टिंग हो जाती थी। तो शेयर स्ट्रेस या फिर ऐसे बोला जाए हम लोग यहाँ पर शेयर मॉडुलस को डिफाइन करें तो ये हो जाता था F/A इंटू थीटा। थीटा को बोलते थे हम लोग शेयर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं इसको, और या फिर हम इसको डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ये जितना डिस्प्लेस आगे किया डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, यानी x/L आप इसको पुट कर सकते हो। लास्ट मॉडुलस आता था बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस होता था चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम इज टू ओरिजिनल वॉल्यूम। इस पे बेस भी हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मैं क्लियर कर दूँ जिस पे कंसेप्चुअल सवाल बनते हैं, वो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है। देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जहाँ से जहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगा वहाँ हुक्स लॉ ओबे करेगा, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो पर फिर भी बॉडी को अगर ई पॉइंट तक अगर आप खींचो ना तो वापस से लौट करके नॉर्मल शेप और साइज में आ जाती है, इसलिए ई को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। बट यहाँ से यहाँ तक ये रीजन तो इलास्टिक है, बट यहाँ पर जो ग्राफ है वो ग्राफ हमारा हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर आप देखो तो ग्राफ चला गया प्लास्टिक रीजन में, यानी यहाँ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक। ये जो आप देख रहे हो ये बी पॉइंट, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पर आप देखो स्ट्रेस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम इसके बियॉन्ड वायर को खींच दें तो ये वायर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। एक जो थ्योरेटिकल पॉइंट मैं बोल रहा था वो बोल रहा था ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का थ्योरेटिकल पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा भी। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी F/A ये कांस्टेंट रहती है और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल पर, ठीक है ना। तो मटेरियल ऑफ वायर के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो जब मटेरियल चेंज होगा तब ब्रेकिंग स्ट्रेस चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मेरे पास ये आप वायर देख रहे हो ना, इस वायर को मैं कट कर दूं, ठीक, तो भी इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा। पॉइंट मेरा समझ आ गया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। ब्रेकिंग फोर्स, स्ट्रेस नहीं बोला, फोर्स बोला, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है ना। मतलब अगर आप एक मोटी वायर लो कॉपर की और आप एक पतली वायर लो कॉपर की, तो ब्रेकिंग फोर्स तो दोनों में अलग अलग हो सकती है, पर ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों के लिए सेम रहेगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस पे आपको मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, तब जाके और ज़्यादा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक और चीज़ ये देख रहे हो ना आप, इंक्रीमेंट ड्यू टू ओन वेट, ठीक है ना। अब ये ओन वेट का चक्कर क्या है, तो एक मोटी वायर है, ये मोटी वायर क्या है, अपने ही वेट के कारण ये एलोंगेट हो गई, इसका खुद का वेट इतना ज़्यादा है कि खुद को ही खींच के ले गई, ठीक है ना। तो अब हम कैसे एलोंगेशन निकालें, तो सुनना बहुत ध्यान से, सिर्फ एक लाइन का तरीका दे रहा हूँ, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, कोई रटना नहीं पड़ेगा आपको, तो ध्यान से सुनो। तो क्या होता है, इसका जब आप mg लगाओगे तो इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा। तो हम जो लेंथ लेंगे ना वो इतनी इफेक्टिव लेंथ लेंगे जो कि हो जाएगी L/2, सही है। अब अगर आप यहाँ पर F इक्वल्स टू KX लगाओ, ये थिक वायर के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कंसेप्ट। तो अब अगर आप F इक्वल्स टू KX लगाओ तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी F/K, ठीक है। K की जगह हम पुट कर देंगे, देखते जाओ, पहले F की जगह पुट करते हैं mg, K की जगह पुट किया YA/L, L की जगह आ जाएगा सेंटर ऑफ मास तक की दूरी यानी L/2। अब आप चेक कर लो, रिजल्ट सेम है, ठीक है ना। तो थिक वायर का हमेशा सवाल आपको इसी तरीके से करना है, फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगानी है, सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस लेना है, इंटीग्रेशन से पूरी तरह बच जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट। एक और चीज़ जो कंप्रेसिबिलिटी आती है या बल्क मॉडुलस होता है, तो बल्क मॉडुलस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी, या कंप्रेसिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, किसी भी तरीके से एसोसिएट कर सकते हो। एक दो चीज़ें और बताऊं मैं, ये तो मैं आपको बता चुका, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो। ये पॉइजन्स रेशियो ना बड़ा जहरीला है, ठीक है ना, नाम ही इसका पॉइजन है। तो ये पॉइजन्स रेशियो जब न्यूमेरिकल में लगाते हैं तो एक एरर हो जाती है हमसे, वो मैं बता दूँ। पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला है नेगेटिव डेल्टा आर, ये हम भूल जाते हैं, बाय डेल्टा L/L। इस भूल के कारण ये सवाल नेगेटिव मार्क्स में आ जाता है हमारा, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कहाँ यूज़ कर, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जब आप खींच रहे हो किसी वायर को तो उसका रेडियस अगर कम होगा तो लेंथ बढ़ेगा, रेशियो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉइजन्स रेशियो का जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है -1 से 0.5 होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में होता है। तो इस पर भी आपको प्रॉब्लम में भी दिखाऊंगा। फिलहाल इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना, हमें इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो जैसे एक वायर है,
ठीक है ना, इस पे आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो मैं यहीं पर आपको एक रिजल्ट दे देता हूँ। तो हम वायर को जब खींचते हैं तो लेंथ बढ़ती है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का सवाल बनता है। ठीक है ना, तो वो कैसे करेंगे, तो सुनो, वायर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एल, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी, पाई का तो कोई काम नहीं है, एरर वाला तरीका लगा लो, ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। ठीक है ना, यहाँ से डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू उठा के इधर डाल दो। तो डेल्टा अगर आपको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलोगे, स्ट्रेन अगर आपको गिवन है तो आप डेल्टा आर बाय आर का वैल्यू यहाँ से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा आर बाय आर को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन और डेल्टा एल बाय एल को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है ना, तो शब्दों का भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गिवन है तो हम लेटरल स्ट्रेन को पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो यहाँ मैंने पुट किया -2 सिग्मा डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, इसको कॉमन ले लो तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वायर आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 1 - 2 सिग्मा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे इसको यूज़ करना है, ऐसे नहीं किया तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तो और परफेक्ट हो जाओगे। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको हाफ की एक्स स्क्वायर बता दिया। चलो प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम एक और चीज़ रहेगी, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को, जैसे पेन देख रहे हो ना, रिजिडली दो सपोर्ट के बीच में फिक्स कर दिया। अब बेचारा एक्सपैंड कर नहीं सकता, कंप्रेस हो नहीं सकता क्योंकि फिक्स हो गया। अब अगर आप इसको हीट करो तो ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा और इलास्टिसिटी इसको क्या करेगी, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप करेगी। और अगर आप ठंडा करो तो ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगा और इलास्टिसिटी इसके ऊपर इलास्टिसिटी इसके ऊपर क्या करेगी, एक इलोंगेटिव फोर्स लगाएगी। तो अगर फोर्स निकालनी है या थर्मल स्ट्रेस निकालनी है तो फॉर्मूला तो सिंपल है, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है वाई अल्फा डेल्टा थीटा, और थर्मल टेंशन बोल लो या थर्मल फोर्स बोल लो, कब कौन सी फोर्स लगेगी, शब्दों का ध्यान रखना। एक्सपैंड करेगी तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगी, कंप्रेस करेगी तो इलोंगेटिव फोर्स लगेगी। तो शब्दों का ध्यान रखना है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो हो गया वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। इस पे भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलास्टिसिटी। तो टेम्परेचर का इलास्टिसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन ड्यू टू वीकनेस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, आपको वहाँ पर मैंने कोहेसिव फोर्सेस बताई थी ना, अब उसकी जगह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आ गई। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो जनरली क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, यानी बॉडी की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और प्लास्टिक रीजन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है। अब प्रॉब्लम पर आते हैं। तो प्रॉब्लम एक साथ आप देख रहे हो, दो मैंने यहाँ पर आपको दिए। तो पहला प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आपको मैंने दिया 45 सेकेंड का टाइम। ठीक ठाक प्रॉब्लम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आप अटेम्प्ट करो। तो आई थिंक आ गया होगा, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। ये कह रहा है ऑन सस्पेंडिंग अ वेट mg लेंथ l ऑफ इलास्टिक वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a, इट्स लेंथ बिकम्स डबल द इनिशियल लेंथ देन द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस ऑन वायर। देखो वॉल्यूम तो कंजर्व होगा, तो पहले की लेंथ एरिया a ले लेते हैं, बाद की लेंथ हो गई 2l, एरिया a डैश ले लो। तो लेंथ अगर डबल हो गई तो एरिया आधा हो गया। ठीक है ना। अब आपको इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स तो वही है mg, एरिया की जगह a/2 आ गया, तो 2 mg/a का स्ट्रेस हो गया। ऑप्शन देखो सी करेक्ट है। ठीक है ना, सिंपल प्रॉब्लम था। नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हो 45 सेकंड का टाइम आपको है।
तो आई थिंक आ गया होगा ये आपका, इतनी ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। ये बोल रहा है एफ इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कॉपर वायर, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की यहाँ पर बात चल रही है, फोर्स की बात चल रही है बेसिकली। तो आर रेडियस की कॉपर वायर को ब्रेक करने की फोर्स एफ है। तो व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2r। फोर्स पूछ रहा है, स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस पूछता वो सेम रहता है क्योंकि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहता बट फोर्स डिफरेंट हो सकता है। तो हम स्ट्रेस को इक्वेट करके चलते हैं। तो F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2, बहुत सिंपल सा तरीका हो गया ये, ठीक है ना। पहले की फोर्स है F, एरिया हो गया πr², बाद का एरिया कितना दे दिया π4r², ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास F2 का वैल्यू आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 4F। तो बस छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपके रिजल्ट्स हैं, आपको आते हैं तो सवाल हमेशा सही होंगे। ओके, अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सिंपल प्रॉब्लम है, आ गया होगा आपका। तो हमसे कह रहा है टू द लेंथ ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम होगा, ठीक है ना। तो दो वायर हैं जिनका मटेरियल सेम है, उनकी लेंथ L और 3L है, रेडियस R और 3R है। देयर वन एंड इज फिक्स्ड एंड फोर्स F2F आर अप्लाइड, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन लेंथ हमें निकालना है। तो पहले तो हमने फॉर्मूला लगा लिया F इक्वल्स टू KX, K को ब्रेक कर लेते हैं। y एरिया की जगह πr² डिवाइडेड बाय L टाइम्स x। तो पहले की फोर्स F थी, रेडियस कितना था R था, लेंथ कितनी थी L थी, इलोंगेशन x1 ले लेते हैं। बाद की फोर्स हो गई 2F, मटेरियल सेम है, पाई रेडियस कितना दे दिया 3R, तो ये हो गया 9r²। लेंथ कितनी कर दी, लेंथ 3L, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3L टाइम्स हमारे पास आ गया x2। अब यार क्या करेंगे, डिवाइड कर लो। तो 1/2, ये 1/3 इधर बचा, टाइम्स x1/x2। तो हमें कैलकुलेट करना है रेशियो x1/x2, तो इसकी वैल्यू आ गई 3:2, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल तरीका है, आराम से लगा सकते हो। इसको अटैम्प्ट करो। हाँ, इंक्रीमेंट इन लेंथ निकालनी है ड्यू टू ओन वेट, 45 सेकेंड। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। तो आई थिंक सिंपल है, आ गया होगा। अब तो आपको कंसेप्ट भी मैंने सिखा दिया। तो ड्यू टू ओन वेट, तो हमने अपना तो एक ही तरीका है, F इक्वल्स टू KX, और कुछ लगाना ही नहीं है। F की जगह आ गया mg, K हो गया y A/L, L की जगह आ गया L/2 सेंटर ऑफ मास तक की हाइट इनटू x। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीमेंट निकालना है। तो x की वैल्यू होगी बेटा, अच्छा एक काम करते हैं, हमें वॉल्यूम क्या मास तो दे नहीं रखा, हमें डेंसिटी दे रखी है, तो कर लेंगे कन्वर्ट। चलो, तो mgl डिवाइडेड बाय 2ya। ओके, मैं लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ। ऐसा करने से ये बन गया मास बाय वॉल्यूम यानी डेंसिटी। तो ρg/L² बाय 2y, रट्टे मारने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास इलोंगेशन आ गया, वैल्यू पुट करते हैं। डेंसिटी ये रही 1.5 इंटू 10⁻³ अपना SI सिस्टम में चल रहा है, जी की जगह 10 आ गया। लेंथ हमें कितनी दे रखी है 8 मीटर, तो ये 64 हो गया, बाय ट्वाइस यंग मॉडुलस 5 इंटू 10⁶। तो नीचे आ गया बेसिकली 10⁻7 और इधर 4 माइनस हो गया, तो बचा हमारे पास 10⁻³ तो ये आ गया 3/2। मैं इसको लिख लेता हूँ 32 3 जा 6 96 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। और ये आ गया यूनिट मीटर। अब हमें किस टर्म में निकालना है, मीटर में ही निकालना है।
तो 96 तो नहीं है, 9.6 है, तो 9.6 इंटू 10⁻³ मीटर इज द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है ना। तो देखा, कुछ याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि F = kx से हर यंग मॉडुलस का सवाल आपका हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब आपके पास थर्मल फोर्स या स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, स्टील वायर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायमीटर इतना है पुल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट के बीच में आपने एक स्टील वायर लगा दी। टेम्परेचर था इसका इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। डायमीटर था इसका 2 मिलीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू हो गई 1 मिलीमीटर। ओके, व्हाट इज दैट व्हेन टेम्परेचर बिकम्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने इसका टेम्परेचर रिड्यूस किया। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वायर कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी और इलास्टिसिटी इसको एक्सपैंड कराएगी, मतलब इसके अंदर इलोंगेटिव टेंशन डेवलप होगी। तो हमें कैलकुलेट करनी है टेंशन इन द वायर। तो ये टेंशन की वैल्यू होगी, टेंशन लिखो या एफ लिखो, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है ना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। यंग मॉडुलस कितना है इसका, 2 × 10⁻11। एरिया की जगह आ गया पाई r², रेडियस हो गया 1 मिलीमीटर, तो हाफ आ जाए, सॉरी 1 मिलीमीटर, तो इधर बनेगा 10⁻⁻6, ये मीटर स्क्वायर में हो गया। अल्फ़ा देखते हैं कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 10⁻⁻5 हो गया अल्फ़ा का वैल्यू। डेल्टा थीटा हो गया हमारे पास 10। अब देखें कितना आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट आया 2 पाई इंटू 10⁻6 5 11, ये तो पूरा ही गया, तो 20 पाई आ गया। 20 पाई का मतलब हो गया हमारा 63.142 होता है पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं अपना 62.8 न्यूटन। तो ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये अच्छा कंसेप्चुअल है, आपको इसमें 45 सेकंड का मैंने टाइम दिया, सोच समझ के जवाब देना इसका, ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, देखो कैसे अटैम्प्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और चेंजेस भी बहुत सारे इसके अंदर पॉसिबल है। कहता है 2 वायर्स हैं, एक स्टील की है और एक कॉपर की है ना। दोनों को सीरीज में लगा दिया, एफ की फोर्स लगा दी, तो एक स्टील की वायर और एक कॉपर की वायर। तो वायर थोड़ा ना है, 2 स्प्रिंग सीरीज में लगा दिए बेसिकली इसने, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में सवाल को इंटरप्रेट करने का तरीका है। वायर दे रखी है, आप उसको स्प्रिंग के अंदर तुरंत तोड़ दो, तो आपको 2 स्प्रिंग्स लगा के दे रखी है सीरीज में। अब सीरीज में अगर स्प्रिंग लगी हुई हो तो सीरीज के अंदर फोर्स की वैल्यू सेम होती है। इलोंगेशन पता नहीं, सेम हो भी सकता है, डिफरेंट हो भी सकता है, देखना पड़ेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला, इसके अंदर फोर्स का फॉर्मूला हो गया K1x1, ठीक है ना, देख रहे हो। और दूसरे के अंदर हो गया K2x2। हमें क्या क्या कंपेयर करना है, हमें निकालना है स्ट्रेस और स्ट्रेन पे बात करनी है। तो पहले x1 की वैल्यू, अच्छा लेंथ दोनों की कैसी दे रखी है वो देखना पड़ेगा। सेम लेंथ और रेडियाई दे रखा है। अब ट्विस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां से पता चला x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। ध्यान से देखना, k को पुट किया YA/L, ठीक है, L बड़ा रहने दो, Y बड़ा रहने दो, A की जगह आ गया πr²। अब देखो क्या सेम है, लेंथ और रेडियाई सेम है, तो ये दोनों पोर्शन तो डिसाइड ही नहीं करेंगे क्योंकि दोनों तो दोनों के लिए सेम है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस। अब ध्यान देना, तो
तो x जो है सीरीज के अंदर अगर लेंथ और रेडियस सेम है, अगर, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है सेम हो, चेंज कर सकते थे, स्टील की लेंथ L, कॉपर की लेंथ 2L कर सकते थे, पॉसिबिलिटी है, इसलिए बोलो सवाल को हम कई तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर लेंथ और रेडियस सेम है तो यंग मॉडुलस यानी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों के मटेरियल अलग है, एक कॉपर और एक स्टील है, इसलिए दोनों के x अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो x1 एंड x2 आर डिफरेंट, पर वो ये तो पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा है स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या हो गई x/L, तो x1/L एंड x2/L आर ऑल्सो डिफरेंट, क्योंकि L तो दोनों का सेम है तो डिसाइडिंग x1 x2 करेगा, तो स्ट्रेन तो दोनों में डिफरेंट हो गई। ओके, अब बात आती है स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस को ऐसे चेक करते हैं, देखो स्ट्रेस हो गई फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है ना। फोर्स सीरीज के अंदर दोनों वायर के अंदर सेम है, रेडियस दोनों का सेम है यानी एरिया दोनों का सेम है, तो स्ट्रेस जो है F/A का रेशियो हो गया और ये दोनों में हमें मिल रही है सेम। तो हम क्वेश्चन का आंसर ऐसा करेंगे कि ये दो वायर सीरीज के अंदर लगी हुई हैं, अगर इनका लेंथ और रेडियाई सेम है तो इनका स्ट्रेस तो सेम है बट इनका स्ट्रेन जो है वो डिफरेंट है। तो ऑप्शन आ गया स्ट्रेस इज सेम बट स्ट्रेन इज डिफरेंट, यानी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। था ना मजेदार कंसेप्चुअल हमारा। तो एक तरीके से आपके कई सारे कंसेप्ट इस लेक्चर के अंदर अब मैंने क्लियर कर दिए, ठीक है ना। सवाल को इंपॉर्टेंट लिख लेना, मॉडिफाई हो सकता है। चलते हैं आगे। ओके, अब आपके सामने एक और प्रॉब्लम है वर्क डन का, 45 सेकेंड। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो कैसे इसको हम कैलकुलेट करें। देखो वर्क डन का तो मैंने आपको यार एक ही तरीका दिया, हाफ की एक्स स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है एफ फोर्स इज अप्लाई टू ईच वन ऑफ दैम, तो फोर्स के टर्म में इसको मोल्ड कर लेते हैं। तो के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये बन गया एफ स्क्वायर बाय 2k, ठीक है ना। के की जगह आ गया वाई ए बाय एल। अब जरा चेक करो, सेम मटेरियल है, सेम डायमीटर है, तो यंग मॉडुलस और एरिया तो सेम हो गया। लेंथ अलग अलग है, फोर्स भी सेम है, तो ये तीन चीज़ें तो सेम हो गई। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो सवाल ही बेकार कर दिया आप तो पूरा। तो W प्रोपोर्शनल टू L, आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो ऑफ वर्क डन निकालना है। तो W1/W2 L1/L2 इक्वल्स टू 1/2। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम तो सवालों के साथ गेम खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके के हैं सिंपल सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल तब है जब आपको कंसेप्ट ऐसे आते हैं, नहीं तो फिर ये आप हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन से करो तो परेशान हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आ गया आपका बल्क मॉडुलस का। फटाफट से अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। यूनिट देख लो, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सीजीएस में निकालना है आपको। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो ये बोल रहा है प्रेशर की वैल्यू 100 एटमॉस्फेयर है, तो चेंज इन प्रेशर हो गया 100 इंटू 10⁵ यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। डेल्टा V/V 0.01%, तो 0.01/100 तो 10⁻⁴। तो बल्क मॉडुलस हो गया डेल्टा P बाय डेल्टा V/V, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया 10⁻⁷, नीचे आ गया 10⁻⁴, तो 10⁻11 पर यूनिट देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर हो गया, 1 मीटर स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो रिजल्ट बचा 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
पुट कर दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 10 टू द पावर, एक 10 और मल्टीप्लाई करना है, 10 टू द पावर 12 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आ गया सी करेक्ट। चलते हैं आगे। फिर से दो प्रॉब्लम देखो, हमारे सामने आ गया पहला तो कंसेप्चुअल है 10-15 सेकंड का, थ्योरेटिकल रेंज ऑफ पॉइजन्स रेशियो, थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू मैंने बताई थी ना अभी आपको थ्योरी में। तो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सीधे सीधे याद है थ्योरेटिकल रेंज -1 से 0.5 के बीच में होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में होती है। तो इसका तो ऑप्शन सीधे सीधे ए हो गया। अब आप दूसरा न्यूमेरिकल करो, ये मज़ेदार है, 45 सेकंड दिए, वॉल्यूम चेंज वाला है, बट किस्मत आपकी अच्छी है मैंने पहले ही सिखा दिया इसको, नहीं तो गड़बड़ कराते आप इसमें। तो आई थिंक इतनी देर में तो आ गया होगा, तो इसको रोक दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको सीधे सीधे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। पहले फॉर्मूला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे रखी है, तो अब डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट याद हो गया अच्छी बात है, नहीं याद हो गया तो डिराइव करो। तो ये हो गया 1 - 2 सिग्मा, ठीक है ना। पुट कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए आखिरी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा L/L कितना दे रखा है, 4 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻³ 1 - 2 सिग्मा, सिग्मा दे रखा है 0.2 तो ये हो गया 0.4, तो माइनस करेंगे तो 0.6 और 24 यानी ये हमारे पास आ जाएगा 2.4। तो 2.4 × 10⁻³ दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.4 × 10⁻³ × 100, तो रिजल्ट आ जाएगा 0.24%। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। पर ये ध्यान रखना ये तब करेक्ट है जब आपको वो रिजल्ट मैंने दिया हुआ है, अगर ये प्लस सिग्मा पुट कर गए होते तो अभी तक नेगेटिव हो जाता आपका सवाल। चलते हैं आगे। अब ये प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट करो, ये आपका प्रॉब्लम अटेम्प्ट हो जाना चाहिए 45 सेकंड में। बल्क मॉडुलस का प्रॉब्लम है, करो। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, पिछले बार शायद मैंने आपको फेज़ 1 में भी कराया होगा इस तरीके का, या IIT में भी आया हुआ है और आपके मेडिकल में भी आया हुआ है, तो मतलब छोड़ के तो जाना ही नहीं है प्रॉब्लम। तो आई थिंक मैं इसको रोक दे रहा हूँ, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। वैसे तो सबका ज़्यादातर बच्चों का आ ही जाना चाहिए ये। देखो बल्क मॉडुलस हमें के दे रखा है, ये हो गया ΔP/ΔV/V। डेल्टा पी बिल्डअप करने के लिए वो एडिशनल वेट रख देता है पिस्टन के ऊपर, तो उसकी वजह से जो फोर्स आ गई वो होगी mg और एरिया पिस्टन का a, तो k की वैल्यू होगी mg/a। ओके, और k को भी इधर घसीट लाओ, तो डेल्टा v का बाय v का वैल्यू आपके पास आ गया mg/ak। बट वो डेल्टा v/v नहीं पूछ रहा, वो स्फेरिकल बॉल का चेंज इन रेडियस पूछ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, ठीक है ना। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम लिखो स्फीयर का 4/3 πr³। यहाँ पर लगा दो अपना एरर वाला तरीका, तो डेल्टा v/v इक्वल्स टू 3 ΔR/r पुट कर दो वहाँ पे। तो रिजल्ट जो हमारे पास बन गया वो आ गया 3 ΔR/r इक्वल्स टू mg/ak। तो यहाँ से फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ΔR/r का वैल्यू आ गया mg/3ak। तो मज़ेदार था भाई, ठीक है ना। तो mg/3ak ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये आपका लास्ट प्रॉब्लम था। तो मेरे ख्याल से आपको आज के लेक्चर में बहुत रिलैक्स्ड रहे हो, ठीक है ना, रोटेशन के कंपैरिजन में। तो ऐसा ही था, ठीक है ना। और इसमें से आपके 2 सवाल तो पक्के हैं, ठीक है। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लो तो मज़े आ जाएँ, ताकि इसमें मतलब पूरा परफेक्शन आपके पास आ जाए। तो अब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो आपको मिलेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर। इसके अंदर
सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, इसलिए मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फ्लूइड के साथ टिक करा दूंगा ताकि आप पूरा यूनिट अच्छे से रिवाइज कर लो। तो अभी आज के लिए आपको जो प्रैक्टिस शीट मिल रही है आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।